Assalamu alaikum. In this video, we will discuss biochemistry practicals for block 2, the second and the last practical, estimation of serum albumin. अगर आपने पिछला practical total proteins वाला नहीं सुना तो go to the playlist for biochemistry practicals block 2 सॉरी, तो उसको जाकर देखो। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, किस तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर रीडिंग होती है, क्या प्रिंसिपल होता है। तो अगर आप वो वीडियो सुन लेंगे तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू वाले ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एल्बुमिन का, कि इसका क्या ये होती क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है इन द ब्लड। सो हम इसको कैलकुलेट क्यों करेंगे। एल्बुमिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट फ्री प्रोटीन रिप्रेजेंटिंग 55 to 65% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये एक कार्बोहाइड्रेट फ्री प्रोटीन है, यानी इस पर कोई कार्ब कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। और ये टोटल प्रोटीन्स में से जो सीरम के अंदर सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट ये वाली होती है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ नोटेड फॉर इट्स एबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशनल चेंजेस। इट मेंटेन्स द प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन कि अगर ये प्रोटीन ब्लड में कम हो जाएगी, क्योंकि ये मेजर प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, वो क्या होता है कि ये वाटर को होल्ड करके रख रही होती है इन द ब्लड कैपिलरीज, यानी प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है इसको होल्ड कर रही होती है। अगर ये नहीं होगी या ब्लड में हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, तो क्या होगा, वाटर लीक आउट ऑफ द कैपिलरीज एंड विल कॉज एडिमा। Transport and stores a wide variety of ligands and serves as a source of endogenous amino acids. दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो वो एल्बुमिन के साथ अटैच होते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर थ्रू दिस प्रोटीन। थर्डली इसका एक और फंक्शन ये है कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती है फॉर एंडोजेनस सिंथेसिस ऑफ सर्टन कंपाउंड्स। उसके बाद है एल्बुमिन बाइंड एंड solubilizes a variety of compounds amongst which are bilirubin। अब ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ब्लड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते और वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उनको अब एल्बुमिन अपने साथ बाइंड कर लेती है, जैसे बिलिरुबिन है, कैल्शियम है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। Albumin also binds toxic heavy metal ions in many drugs, which is why a decrease in albumin in the blood can have important pharmacokinetic consequences। कि अगर हाइपोप्रोटीनीमिया है तो बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो एल्बुमिन पर एक्ट करके ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो वो सारी ड्रग्स इनफेक्टिव हो जाएंगी बिकॉज एल्बुमिन ही कम होगी, तो वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगी अपने साइड इफेक्शन वाली जगह पर। दूसरी बात, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स द स्टैंडर्ड मेथड फॉर एल्बुमिन डिटर्मिनेशन वाज मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन रिमेनिंग इन सोल्यूशन फॉलोइंग सॉल्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लोबुलिन फ्रैक्शंस। यानी जो पास्ट में हम कैसे मेजर करते थे कि हम टोटल प्रोटीन्स मेजर करते थे, फिर हम जो है वो ग्लोबुलिन को प्रेसिपिटेट करवा देते थे, टोटल प्रोटीन में से ग्लोबुलिन माइनस करते थे और हम उसमें से रफली एल्बुमिन का लेवल मेजर कर लेते थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज़ ऑल्सो बीन वाइडली यूज्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये आपने पहले ब्लॉक में भी पढ़ा होगा। उसके ज़रिए से हम इसको सेपरेट कर लेते थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इट्स चार्ज। Measurement of albumin has been greatly simplified by the introduction of dye binding methods। dye binding methods इंट्रोड्यूस किए गए। इन मेथड्स में क्या है, जैसे टोटल प्रोटीन्स में हमने डाइज यूज़ किए, जैसे ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन है, उसमें भी डाई बाइंडिंग मेथड्स थे, तो इसमें भी हम डाइज यूज़ करके जो है वो कंसनट्रेशन मेजर कर लेते थे कलर के ज़रिए से। मोर स्पेसिफिक is more specific, sensitive and less prone to pigment interference than the earlier dye binding methods। तो इनमें जो सबसे कॉमन था, सबसे इफेक्टिव मेथड था वो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड था, ठीक है, जो कि सबसे स्पेसिफिक और सेंसिटिव था फॉर एल्बुमिन, तो इसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ किया करते थे। उसके बाद है इससे पुराना जो डाई बाइंडिंग मेथड था उसकी निस्बत इसको ज़्यादा यूज़ किया करते थे। एंड हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय रिडक्शन ऑफ द रिएक्शन पीएच फॉलोइंग आर बेस्ड ऑन किट्स बाय NS बायोटेक। अच्छा, जो हम रिएजेंट्स जो यूज़ करते हैं उनके कंसनट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी जिसकी हम किट ले रहे होते हैं, रिएजेंट की किट्स होती हैं, वो डिपेंड करती है उस स्पेसिफिक कंपनी पर। हर एक की कंपनीज़ की अलग अलग कंसनट्रेशन होती हैं। तो अब जो हमने लिया हुआ है वो है NS बायोटेक कंपनी का। प्रिंसिपल क्या है रिएक्शन का, प्रिंसिपल क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ कि हमारा मकसद होता है हमने कलर्ड कंपाउंड बनाना है ताकि हम इनडायरेक्टली एब्जॉर्बेंस में ये कर सकें। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, एल्बुमिन एट पीएच। अच्छा, इसमें हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन वाला ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, डाई इंडिकेटिंग मेथड, उसकी डाई बाइंडिंग मेथड। तो इसमें हम एल्बुमिन को एसिडिक पीएच पर रखते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्बुमिन इट इज़ सफिशेंटली केटाइनिक, तो ये क्या करती है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन जो कि एनाइनिक डाई होता है उसके साथ बाइंड कर लेती है और इसके नतीजे में ब्लू ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एल्बुमिन BCG कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये रिएक्शन लिखा हुआ है कि एल्बुमिन इसके साथ बाइंड किया, pH 4.2 थी और ये कॉम्प्लेक्स बना विच इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर। कलर भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, जैसे मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था, जितना ज़्यादा कलर्ड कंपाउंड बनेगा इसका मतलब है कि सोल्यूशन में उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन है आपके सैंपल की, एल्बुमिन की। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, अडल्ट के अंदर 18 to 60 ईयर्स तक 3.5 to 5 होती है, ग्रेटर दैन 60 ईयर्स में कम हो जाती है, फिर चिल्ड्रन में क्या होती है और न्यू बॉर्न्स में क्या होती है। ये तीनों वैल्यूज जो बॉक्स बना हुआ है ये वाली आपने याद कर लेनी है। ऑलराइट, वैसे सबसे कॉमनली ये अडल्ट वाली पूछी जाती है।
जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है। उसके बाद आ जाते हैं रिएजेंट्स पर। रिएजेंट्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हम खुद ऐड कर रहे होते हैं टू मेक द कलर्ड कंपाउंड। उसमें हमने बफर यूज़ किया है, ब्रोमोक्रिस्टॉल ग्रीन यूज़ किया है जो कि R2 के अंदर है, और जो स्टैंडर्ड है एल्ब्यूमिन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो है R1 के अंदर। सो वी हैव 2 रिएजेंट्स हेयर। ऑलराइट, स्पेसिमेन क्या है? हम सीरम और प्लाज्मा यूज़ करेंगे, और हम EDT और हेपरनाइज प्लाज्मा भी यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट्स। ऑलराइट, ऐसे सेटिंग्स ये भी मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था। वेवलेंथ आपने क्या सेट करनी है 580 to 630 नैनोमीटर में, लाइव 1 सेंटीमीटर लाइट पाथ। हर प्रैक्टिकल में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हम यही लाइट पाथ सेट करते हैं। टेम्परेचर 20-25 है रूम टेम्परेचर, और आपने 0 को एडजस्ट करना है रिएजेंट ब्लैंक के अगेंस्ट। ऑलराइट, जैसे मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था, जब हम कोई भी कंपाउंड मैयर कर रहे होते हैं तो हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। अगर एंजाइम मैयर करें तो हम 1 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तो इसमें भी वही प्रोसीजर है, आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनको टेस्ट स्टैंडर्ड और ब्लैंक लेबल करना है। फिर आपने क्योंकि इसमें 2 रिएजेंट्स हैं, जो R2 वाला रिएजेंट है अब यहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट हो गई है, 2.5 ml है। ठीक है, ये 2.5 ml आपने तीनों टेस्ट ट्यूब्स में डालना है। फिर आपने 10 माइक्रोलीटर या 0.01 ml सीरम का डालना है टेस्ट वाले में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी R1 का डालना है स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में, और 10 माइक्रोलीटर ही डालना है डिस्टिल्ड वाटर ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब में। सारा कुछ डाल के इसको शेक करना है, मिक्स करना है, और अगेन 20-25 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करना है इन द इंक्यूबेटर मशीन। सेम एज ए प्रीवियस प्रैक्टिकल। यहाँ पर सारी टेबल में लिखा हुआ 2.5 ml R2 डाला तीनों में, फिर 10 माइक्रोलीटर आपने ये तीनों चीज़ें डाली तीनों टेस्ट ट्यूब्स में। उसके बाद आपने एब्जॉर्बेंस में ये करनी है, सबसे पहले वाटर ब्लैंक की करेंगे, फिर स्टैंडर्ड की, फिर टेस्ट की, और तीनों की जब आपके पास एब्जॉर्बेंस आ जाएगी तो आपके पास जो ये जो फॉर्मूला है जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, और कंसंट्रेशन चूँकि स्टैंडर्ड की आपको ऑलरेडी पता होती है तो वो भी आपके पास है, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा ग्राम पर DL में। अगर आपने इसको माइक्रोमोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट वाज ऑल द प्रोसीजर ऑफ द प्रैक्टिकल। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर कैसे करना है, क्योंकि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में माइक्रो लैब है, तो कुछ कॉलेजेस में माइक्रो लैब भी हो सकती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हो सकता है। माइक्रो लैब को कैसे ऑन करना है, कैसे जाना है ऑप्शंस पर, वो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा। माइक्रो पिपेट को कैसे यूज़ करना है उसकी भी मैंने वीडियो ऐड कर दी है, वो भी आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, अब हम पढ़ लेते हैं कि हाइपो और हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। ठीक है, जो जैसे हमने प्रोटीन की डिस्कस की थी बिल्कुल वैसे ही इसकी भी हैं। तो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले कि एक तो इसकी सिंथेसिस ख़राब हुई हुई है, वो किसी लिवर डिजीज़ की वजह से हो सकती है। ठीक है, उसकी वजह से आपके एल्ब्यूमिन्स कम हो जाएंगे। ठीक है, या सेकेंडरी हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो सकता है, डाइटरी अगर आपकी प्रोटीन इंटेक कम है उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इसका कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से भी इसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। और कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ क्यों होता है? टिश्यू डैमेज की वजह से। बर्न के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में क्या होता है कि जो एल्बुमिन है वो डिग्रेड होने लग जाती है। तभी तो बर्न के पेशेंट में एडिमा हुआ होता है, क्योंकि एल्बुमिन कम होती है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लीक होने लग जाता है। तो बर्न का सिनेरियो आ जाता है इस केस में कि बर्न का पेशेंट आया है तो उसको क्या होगा? हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो जाता है उसको। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं। अगेन मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में सीलियक डिजीज़ आती है, क्रोन्स डिजीज़ आती है, इन्फ्लेमेशन बाउल सिंड्रोम आता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ हैं। मैंने अगेन बताया मेल एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि मैं एब्जॉर्ब नहीं हो रहे न्यूट्रिएंट्स, तो वो GIT से एक्सक्रीट होते जाएंगे, बॉडी में नहीं आएंगे तो उसकी कमी हो जाएगी। प्रोटीन यूरिया ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगेन लास्ट वाले के जैसा है। और प्रोटीन लॉस बाय वे ऑफ फीसिस, जिसको हम न्यूप्लास्टिक डिजीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, और प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथीज होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया की एक ही कॉज है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, वरना हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया है। सिनेरियो जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं एज एन एग्जांपल। सो अ 55 years old male presents to the clinic with a history of chronic alcohol abuse spanning several years. He complains of persistent fatigue, jaundice, abdominal distension, and easy bruising general features, and he also reports recent onset of confusion and forgetfulness, यानी mental involvement भी हो रही है। On examination, the patient has multiple spider nevi on his chest, or distended abdomen. ये जो spider nevi होता है ना, इसको हम कैपिट मेड्यूसी भी कहते हैं, और ये बड़ा टिपिकल साइन होता है। आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। लिवर डिस्फंक्शन का, लिवर पोर्टल हाइपरटेंशन का साइन होता है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन एडीमा बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं कि एल्ब्यूमिन से रिलेटेड कोई बात है।
और डिस्टेंडेड abdomen विद शिफ्टिंग डलनेस, ये भी सेकंड ईयर में आपको पता लग जाएगा क्या होता है. एंड एविडेंस ऑफ बायलेटरल पीडल एडिमा, अब साफ साफ उन्होंने बता भी दिया कि एडिमा है पेशेंट को. एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड डेमोन्स्ट्रेट्स अ श्रंकन लिवर विद अ नोडुलर सर्फेस एंड साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन. अगेन मैंने बता दिया लिवर का प्रॉब्लम है तो सेकंड ब्लॉक में उससे रिलेटेड प्रोटीन डेफिशिएंसी ही हो सकती है. ठीक है, सच एज स्प्लीनोमेगैली एंडोसाइटिस, ये भी प्रेजेंट है. उसके बाद आपने बताना है लैब रिपोर्ट को देखकर डायग्नोसिस और उसकी कॉज बतानी है. सो इसमें HP लेस देन नॉर्मल है, PLT लेस देन नॉर्मल है, प्लेटलेट्स की बात हो रही है, टोटल बिलीरुबिन मोर देन नॉर्मल है बिकॉज लिवर डिसफंक्शन है, एल्बुमिन वेरी मच लेस देन नॉर्मल है, तो हाइपो एल्बुमिनीमिया है. आप बाकी सारी चीज़ों को इसलिए नहीं डायग्नोसिस में ऐड करेंगे बिकॉज आपका ब्लॉक जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर वो एल्बुमिना प्रोटीन से रिलेटेड है, तो आपका डायग्नोसिस भी इन्हीं दोनों चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए. सो ये हमारा डायग्नोसिस हो गया. ALT AST वगैरह भी हाई हुए हैं बिकॉज ऑफ लिवर फंक्शन. उसके बाद कॉज इसकी क्या है, लिवर डिजीज़ की वजह से हो रहा है, तो हाइपोएल्बुमिनीमिया ड्यू टू लिवर डिजीज़ इज़ द कंप्लीट डायग्नोसिस विद इट्स कॉज. सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल. फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 3 के प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.